वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि संकल्प एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सीजीपीएससी प्री एंड मेंस ऑल व्यापम एग्जाम की तैयारी, बैंक, एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, सेंट्रल टेट, स्टेट टेट, नेट, सेट और डिफेंस रिलेटेड सारी एग्जाम की तैयारी कराए जा रहे हैं। मैं उमा शंकर साहू और आज मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, आप संकल्प एकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर के माध्यम से इजीली डाउनलोड करके हमारे आप साइन इन करिएगा, और साइन इन करने के बाद हमारे फ्री कोर्सेज के साथ में आप हमारे जो पैड कोर्सेज हैं उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ हमारे अपकमिंग बैचेस है जहाँ पर आपको जो आपका सिलेबस है वो फुली आपको कवर कराएगा, जैसे कि सीजीपीएससी और व्यापम के जो जितने भी सारे एग्जाम्स हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो एक्सपर्ट है आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कराएंगे। बात कर लेते हैं हमारे जो स्पेशल जो बैचेस है, अपकमिंग बैचेस है, जैसे कि प्रतिज्ञा सीजी टेट बैच 1 to 5th एंड 6 to 8। हम आगे बात कर लेते हैं जेस सम परीक्षक, और आपको यहाँ पे सीजीपीएससी, एसआई या एसईएफ, सीएसईबी, ये इन सब की तैयारी हमारे जो संकल्प एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा कराई जा रही है। बात कर लेते हैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको संकल्प एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ईजिली आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कीजिएगा, और ये जो यूआरएल है उसको आप टाइप कीजिएगा, और टाइप करने के बाद हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट थ्योरी जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहल पर। तो मैं बताने वाला हूँ कि आज का जो सेशन है वो लंबा हो सकता है। आज हम कंप्लीट थ्योरी जीन पियाजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे है कौन, और किस कारण से जीन पियाजे जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे कौन थे, है ना। इनका नाम जो इतना क्यों प्रचलित हुआ, क्या कारण था कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका नाम जो है काफ़ी प्रचलित रहा है। यह शिक्षा मनोविज्ञान जो है, या शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो इनके नाम को भुलाया नहीं, है ना। तो बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे जी ने ऐसा क्या कर लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात जो है कि जीन पियाजे जी जो उनका नाम जो इतना प्रचलित हुआ, ये इसी के नाम से हुआ कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया जीन पियाजे जी ने। दूसरा, इन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का जो थ्योरी है वो दिया। तो इनका जो प्रमुख वो था, योगदान जो था, वो संगणनात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, जिसके नाम से जो जीन पियाजे जी अत्यधिक प्रचलित हुए मनोविज्ञान के क्षेत्र में या शिक्षा जगत के क्षेत्र में। यहाँ पे लिखा है कि 20वीं सदी में, तो ये जो जीन पियाजे जी है वो 20वीं सदी के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, और ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे या स्विस के निवासी कहे जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ 1896 में, और इनकी जो मृत्यु है 1980 में। मानव विकास तथा किशोरावस्था, तो इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे आगे कि मानवावस्था तथा किशोरावस्था यहाँ पे लिखा गया। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक जो विकास की अवस्था है, तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसमें 4 स्टेज बताए। 4 स्टेज में क्या करते हैं, जो मानव का जो विकास होता है या बालक का जो विकास होता है वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब आपके जो जन्म से किशोरावस्था, मतलब हम कह सकते हैं तो शून्य से जो 15, जो यहाँ पे किशोरावस्था का है, वैसे किशोरावस्था 12 से 18 हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो जीन प्याजे हैं, किशोरावस्था के प्रवेश 12 से जो प्रवेश हो जाता है, तो यहाँ पे 15 वर्ष तक की बालकों का जो विकास होता है वो कब तक हो जाता है, इन 15 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है, ऐसा माना है। इन्होंने जेनेवा लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की है। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। बात करें हम कि 1923 में इन्होंने एक अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पूछा जाता है आपको क्वेश्चन जो है कि इनको जो सर्वप्रथम पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और हम बात करें ये एक नाम की, लॉरेंट, लुसिन व जैकलिन, ये जो तीनों नाम, ये क्या है, ये कौन है, यहाँ पे कैसे आए। तो लॉरेंट जो है ये इनके पुत्र, और लुसिन एवं जैकलिन जो है इनकी 2 पुत्रियां। और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किन पर प्रयोग करके दिया है, एक पुत्र और जो 2 पुत्री है ना, उन्हीं पर इन्होंने क्या किया है, अपना प्रयोग किया है। हम बात करें जीन प्याजे जी के बारे में, तो जीन प्याजे जी एक्चुअली में मनोविज्ञान के वो जो शिक्षक नहीं थे, या मनोविज्ञान के बारे में इतना वो नहीं था, लेकिन
जीन प्याजे जी है वो जंतु विज्ञान के शिक्षक थे। जंतु विज्ञान में इन्होंने स्नातकोत्तर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस पर पीएचडी भी कर लिया, और पीएचडी की जो उपाधि है इनको लगभग 22 साल की उम्र में प्राप्त हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे लिखा है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में कहा गया है न्यूरोसाइंस या तंत्रिका विज्ञान, और जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास। और हम इस संज्ञानात्मक विकास में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हम प्रोसेसिंग करते हैं। सूचना जो होता है ना, सूचना जो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसके बाद हमारा ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास जो होता है, वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही होता है। यहाँ पे लिखा है कि संज्ञान से तात्पर्य उन अंदरूनी प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाता है। तो संज्ञान का जो अर्थ होता है ज्ञान, जानना, है ना, समझना, ये संज्ञान होता है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां जो है शामिल है, जैसे टू पे अटेंशन हो गया, याद करना, है ना, उसके बाद संकेतीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, योजना बनाना, है ना, उसके बाद टू मेक प्लान, विवेचना, डिस्क्रिप्शन करना या समस्या हल करना, टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, सृजन करना, क्रिएटिविटी, कल्पना करना। तो ये जो है संज्ञान का जो है तात्पर्य हम इनसे ले सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये इसमें से सभी मानसिक गतिविधियां हैं, क्योंकि ये जो ध्यान देना, तो ध्यान हम कैसे देते हैं, ये मानसिक गतिविधियां है ना। याद करना, ये हम याद भी करते हैं, तो क्या यहाँ पे भी हमारा जो मस्तिष्क है वो यूज होता है, इस्तेमाल होता है। याद करना, सांकेतिकरण, क्लासिफिकेशन भी करते हैं, तो हमारे दिमाग का उपयोग वहां पे करना होता है। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा संज्ञानात्मक विकास जो होता है न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं पियाजे की जो अवस्थाओं के बुनियादी लक्षण है। ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। हम काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव जो थ्योरी है उसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका जो डाउट्स है वो कहीं पे डाउट्स ना रहे जो हम, और कुछ हम इसमें अभ्यास का जो कार्य है वो भी करने वाले हैं। इससे पहले मैं, आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है संकल्प एकेडमी लर्निंग हब को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक बटन को भी आप प्रेस कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबने। तो यहाँ पे सबने जो लिखा है, यहाँ पे सबने लिखा है, तो सबने से हम क्या कर सकते हैं, संवेदी पेशी या संवेदात्मक या इंद्रिय जनित, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, संवेदी पेशी जो अवस्था है इसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा संवेदी पेशी अवस्था। तो सबने पूरी, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए हैं, है ना, तो यहाँ पे उसके 4 स्टेज बताए गए हैं। पहला संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक जो चलता है, या 0 से 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा जो बताएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो हमारे 2 से 7 साल तक चलता है। और हमारे स्थूल संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से ऊपर के जो है, तो 11 से 15 माना जाता है यहाँ पे, या 15 से आगे। तो यहाँ पे इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से संवेदी पेशी अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से स्थूल मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज कहा जाता है इसको। और ये जो पूर्व संक्रियात्मक और प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहा जाता है आपकी। तो आपकी यहाँ पे आ लेना है अमूर्त औपचारिक अवस्था। तो ये फॉर्मल स्टेज होता है। तो 4 अवस्था जो है आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। आगे हम बढ़ते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में हमने देखा कि सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जन्म से ये 2 वर्ष तक चलता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे होते हैं जन्म से, जो जन्म जब लेता है तो वो बाहरी ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जब बच्चा जो होता है जन्म लेता है तो बाहरी ज्ञान से अनभिज्ञ होता है, और धीरे धीरे क्या होती है, उनके जो एज बढ़ते जाती है, तो एज बढ़ने से क्या होता है कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। अब ज्ञानेंद्रिया
तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो हमारे ऑर्गन सेंस कहते हैं हम, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जैसे आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा, जीभ, हाथ, पैर, इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, या इन सब के माध्यम से हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं, तो वे क्या कहलाती है, संवेदी क्रियात्मक उपकरण इसीलिए कहा गया है ना। ये हमारे टूल्स है और इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान का ग्रहण करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आंख से हम क्या ग्रहण, तो आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना, तो उसको, उसके ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ पे, है ना, सुन रहे हैं। अब ये बच्चा जो होता है, 0 से 2 वर्ष तक होता है। अब बच्चा क्या मतलब सुन के क्या ज्ञान ग्रहण करेगा, तो आप देखे होंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, सपोज वो बच्चा 1 साल का है, 1 साल के बच्चे को हम क्या करते हैं कि आजा हमारे पास आजा, तो एक आवाज होती है, घरों के जो सदस्य होते हैं उनकी आवाज उनको जाना पहचाना लगता है। उसके बाद आप नए पर्सन आ गए, तो अगर आप बुलाओगे आपकी आवाज से बच्चा डर जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज को वो कभी सुना नहीं है, तो वहां से वो पहचान लेगा कि आप उनके जो घर के मेंबर नहीं है, उनके फैमिली मेंबर नहीं है। तो वहां से उन्होंने क्या किया, हम बात करते ये जो सुनने की, जो कान वाली बात होगी, आंख देखकर हो गया, नाक जो है वो सूंघने स्मेल वाली जो बात हो गई, त्वचा जो है उनको अगर कहीं चींटी काट देता है तो वो और बच्चे जो होते हैं रोने लग जाते हैं, है ना, तो चींटी काट रहे हैं बच्चे रोने लग जा रहे हैं, तो उनको ये जो स्किन है या त्वचा है उनसे भी उनको सीखने को मिला। जीभ के बारे में जो स्वाद जो बताता है, बच्चे को आप क्या करेंगे, मीठी जो मीठा मीठा चीज है वो खिलाएंगे तो खाता है। अभी कहीं से कड़वा आ जाए तो वो क्या करता है, अपना मुंह या वो जीभ जो है वो बाहर कर लेता है कि ये जो क्या है मेरे खाने लायक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, मतलब जो हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है इनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। तो संवेदी जो क्रियात्मक अवस्था है, इसको भी, इसके भी 6 स्टेज बताया गया है। 6 स्टेज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक फर्स्ट स्टेज जो होता है जिसमें 30 दिन का होता है, जब बच्चा जो है, तो उसमें रिफ्लेक्स जो रिएक्शन होता है वो देखने को मिलता है। सेकंड जो है 1 से 4 माह तक का जब बच्चा होता है किसी चीज़ को, जैसे हम बात करें तो इसमें सर्कुलर जो कह सकते हैं आपको, सर्कुलर रिएक्शन जो दिखाई देता है, या वृत्तीय कह सकते हैं हम, प्रक्रिया जो होती है, वृत्तीय क्रियाएं जो होती है, वो इस एज में दिखाई देती हैं। जैसे अंगूठे चूसने का काम हो गया, या एक एक बार हम किसी कार्य को करते हैं फिर बार बार करने की कोशिश करना, ये वाली काम दिखाई देते हैं। एक थर्ड स्टेज जो होता है वो 4 से 8 माह का होता है। 4 से 8 माह का जब बच्चा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वस्तु को उलटने पलटने वाली जो काम है या वस्तु को छूने वाली काम इसमें करता है। उसके बाद जो है बच्चा 8 से 12 माह का हो जाता है। तो 8 से जब 12 माह का होता है बच्चे, तो लगभग 1 साल पूरा करने, मतलब अब वो अगर अपने मम्मी को नहीं देखते हैं, है ना, तो अपनी मम्मी को नहीं देखते हैं तो वो फिर उनको ढूंढने लग जाते हैं। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि ढूंढना, वस्तुओं को, किसी चीज को नहीं दिख रहा है वो चीज, तो उस चीज को ढूंढना, या अपनी मम्मी को है, मम्मी को उन्होंने नहीं देखा तो मम्मी को वहां पे नहीं पाया तो उन्होंने क्या किया, ढूंढने वाली काम किया। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो इसमें आ जाता है, या सेंसरी मोटर जो स्टेज है ना, या इंद्रिय पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व क्या, या ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है या गुण है या विशेषताएं जो है वो इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, और बात करें इसी के आगे हम 12 से 18, तो 12 से 18 माह के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखना प्रारंभ कर देते हैं। 12 से 18 माह के जो बच्चे होते हैं अपने गलतियों से सीखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद 18 से जो 24 माह के जो बच्चे होते हैं, मतलब आपके जो 2 साल कंप्लीट करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब भूख रखने पर रोना हो गया, या अपने माँ को नहीं देखकर फिर रोना हो गया, मतलब उसे अपनी जैसे कहीं कुछ कमी हो जा रही है, तो वो कमी का जो अंदेशा है वो कोई क्रियाएं करके देता है। तो ये रही संवेदी पेशी क्रियात्मक अवस्था। अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा मैं फिर से मैं रिवर्स जाना चाहूंगा जीन प्याजे जी के बारे में। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जब दिया है या 4 स्टेज बताया है, तो उन्होंने कहा है कि हर एक बच्चा सीखता है, हर एक बच्चा सीखता है, और जो बड़े हैं वो भी सीखते हैं, और ये एक क्रम से होता है, ये जो होता है एक क्रम से होता है। लेकिन हम बात करें क्रम से होता है तो इसकी जो प्रकार होती है, इसकी जो सीखने का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, वो अंतर होता है, प्रकार में अंतर होता है और मात्रा में अंतर होता है ना। प्रकार और मात्रा में अंतर दिखाई देता है। काइंड, ये काइंड हो गया, और इसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आगे हम देखेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो हमारा सेकेंड स्टेज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। हम इसमें बात कर लें कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है क्या, और इसमें कुछ बताया गया है, कुछ कि मानसिक प्रतीक निर्माण के संकेत। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हाव भाव से अभिनय, रेखा चित्र व रंगीन तस्वीरें, कहानी व गीत सुनने का उल्लास। तो ये जो चीजें हैं वो कौन से स्टेज में डेवलप होता है? हाव भाव से अभिनय, मतलब अगर बच्चा कुछ करता है तो वो क्या करने लगता है, बुलाने लगता है आपको, आओ या जाओ, इस टाइप का जाओ। तो ये हाव भाव से अभिनय, रेखा चित्र व रंगीन तस्वीरें, है ना, कोई कलरफुल अगर चीजें उनको दिखाई दे रहा है तो उस पर आकर्षित होना, या खुद कोई कलर को लेके कोई चित्र बनाने की कोशिश करना, या जैसे हम गोदा गादी करके बोलते हैं ना, ये जो चीजें हैं, उन्होंने जीन प्याजे जी ने इसको कहा है कि वो क्या करता है, कोई भी पेन या पेंसिल पकड़ लिए कलरफुल, उसमें क्या करता है, कोई एक व्हाइट पेपर में वो उस पर बार बार उस पर बार बार उस कलर पेन को, पेंसिल को जो चलाएंगे, फिर उसमें क्या करता है कि कोई एक जो प्रतीक है या जो पहले से उन्होंने कोई वस्तु जो देखी है का दिखाई दे रहा है। कहानी व गीत सुनने का उल्लास जो इस एज में दिखाई देता है, कौन से एज में? 2 से 7 वर्ष। कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे संवेदी क्रियात्मक अवस्था से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 2 वर्ष की जो आयु पार करके 7 वर्ष की आयु तक होने वाले विकास के दौर में जाने पर उसकी मानसिक प्रतीक निर्माण प्रक्रिया में असाधारण परिवर्तन होता है जो स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब जो है कि हमने संवेदी क्रियात्मक अवस्था से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो जैसे जैसे हमारा विकास होता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस टाइप का हमारा क्या होता है, विकास होते जाता है। तो उसमें क्या हुआ, अब जब हम छोटे थे तो कुछ जो चीजें हैं हम वो गलत कर रहे हैं, अब धीरे से हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें हमें क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा वो चीजें, तो हम आगे हम सही करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे असाधारण परिवर्तन जो स्पष्ट दिखाई देता है, ये कहा गया है। बात कर लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कि इस अवस्था में बालक जो है आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्ड, और हम इसी में हम बात करेंगे अहम केंद्रितता, है ना, जो अहम की जो भावना होती है ना, अहम केंद्रितता या सेल्फ सेंटर्डनेस या यहाँ पे कहा गया है, और आत्म केंद्रितता का गुण। तो ये क्या होता है इसके बारे में अभी और आगे आपको बताऊंगा। बालक समानता घर के छोटे छोटे कार्य करने में मदद करना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, या रंगों को पहचानना, गिनती गिनना, अक्षर लिखना, पूछने पर नाम बताना, ये सीख जाते हैं। ये चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यहाँ पे बच्चे क्या क्या करने लग जाते हैं। तो घर में जो है अपने बड़ों के साथ मदद करने, मतलब उनको अनुकरण करने की कोशिश करता है। बच्चे जो है उनको देखकर उस चीज को करने की कोशिश करता है। वस्तुओं को क्रम से रखना, मतलब किसी चीज को देखेंगे या कोई भी वस्तु है उसको चीज को क्रम से रखना, या है ना, और हल्के भारी का ज्ञान होना, रंग को पहचान लेना। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं या इस प्रकार के जो गुण हैं वो डेवलप होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल। लेकिन वह तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था, इरेशनल थिंकिंग भी कहा जाता है। तो अतार्किक चिंतन की जो अवस्था है वो कौन से स्टेज को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अतार्किक चिंतन की जो अवस्था है, क्योंकि इसमें तार्किक चिंतन नहीं कर सकते, या इस एज में जो बच्चा है वो तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है, तो इसलिए इस एज को क्या कहा गया है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। आगे चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और अंत प्रज्ञात्मक काल, या है ना। तो ये 2 स्टेज बताए गए हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है कितने से कितने साल तक है, तो ये 2 से 4 साल तक का जो बच्चा है वो किस एज में रहता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल में। और हम बात करें अंत प्रज्ञात्मक काल, तो 4 से 7 साल तक के जो बच्चे रहते हैं वो अंत प्रज्ञात्मक काल में। तो इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञात्मक काल की क्या विशेषता है, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो अवस्था है वो 2 से 4 साल तक परिवर्तन की अवस्था, खोज की अवस्था होती है, और बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वहां पे जो बच्चे हैं वो बड़ों को देखकर सीखने का काम करते हैं, या बड़ों का अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे भाई बहन माता पिता की तरह उनके कार्यों की
तरह कार्य करना। आप देखेंगे छोटे बच्चे को आपके घर में अगर क्या कोई बड़े लिखते रहते हैं तो वो भी लिखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, है ना। कार्यों को देखकर इस जो होती है वो सीखने का कार्य होता है। और इस अवस्था में 2 वर्ष का जो बालक है वो लगभग लगभग 200 शब्दों का तथा 6 वर्ष तक के जो बालक है लगभग लगभग 16,000 शब्दों का और शब्दों को समझ लेता है। बात कर लेते हैं कि इस अवस्था में निम्न बातें सामने आती हैं। जो ये पूर्व प्रत्यात्मक काल है उसमें कुछ कुछ जो बातें हैं जैसे संकेत या सिंबल। तो जैसे हम संकेत या सिंबल के रूप में हम मम्मी की जो आवाज है, एक बच्चा जो है अपनी मम्मी की आवाज को सुनकर क्या होता है, वो अगर आवाज लगाएंगी तो मम्मी चिल्ला रही है ना, या तो दूर भागेंगे या तो पास आ जाएंगे, नहीं मुझे डांटेंगे मम्मी। दूसरा जो साइन है किसी चिन्ह को देखकर, है ना, उसको समझना। कलर के बारे में हम बात करें, है ना, कि ये रेड कलर का है ना, तो ये चीजें किस एज में होता है, ये पूरे प्रत्यात्मक काल या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में ये जो गुण है वो डेवलप होते हैं। जीववाद, एनिमिज्म और सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्डनेस जो है, तो जीववाद जो है वो जितने भी जो चीजें हैं, जो निर्जीव चीजें हैं, हवा, है ना, जैसे हम पानी की बात करें तो इन सब चीजों को, सूर्य चंद्रमा, जो इन चीजों को क्या करना, जीववाद समझना, एनिमिज्म, है ना, उनको भी क्या समझते हैं, वो सजीव समझते हैं, है ना। और आत्मकेंद्रिता, सेल्फ सेंटर्डनेस, मतलब जो बच्चे होते हैं, आत्मकेंद्रिता कहने का मतलब है कि जो उनको लगता है कि जो उनकी कही गई बातें ही क्या है, सही है। और एक दूसरा कि जो भी चीजें हो रही है सभी उसके इर्द गिर्द हो रही है, उसके आसपास हो रही है। तो ये आत्मकेंद्रिता या सेल्फ सेंटर्डनेस, है ना, और अहम केंद्रिता की जो अहम केंद्रिता का जो भाव है वो इसी स्टेज में क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो सेकंड स्टेज अंतः प्रज्ञात्मक काल। 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था है ना। 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसमें क्या क्या इसमें विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, इसके गुण क्या क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अंतः प्रज्ञात्मक काल जो है, वहां से पियाजे का तात्पर्य किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि दो समान लंबाई की जो छड़ियों को, है ना, देखकर समान बताना, किंतु उन्हीं में से एक छड़ी को आगे कर दिए जाने पर बालक उनमें से एक छड़ी को दूसरी से छोटी बताना। मतलब देखो कि मेरे जैसे आपने ये उंगली आप देख रहे हैं, तो ये उंगली आप जैसे देख रहे हैं, तो मैं जब यहाँ पे रख रहा हूं, है ना, यहाँ पे रख रहा हूं तो आपको बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जस्ट एक को मैंने आगे कर दिया तो इसको बड़ा बता देना। मतलब उलट पलट या अपलट वाली जो बात होती है ना, या हम क्या कहते हैं इसमें अनुत्क्रमणिता जो वाली बात होती है, वो उनका गुण इस एज में डेवलप नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक उदाहरण आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा इस उदाहरण के माध्यम से, कि यहाँ पे दो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, दो चित्र आपको दिख रहा होगा, तो उसमें देखिए कि समान एक ग्लास मान लेते हैं इसको, ये ग्लास हो गया पहला, ये दूसरे नंबर का, दोनों का जो साइज है एक ही है और इसमें समान मात्रा में क्या किया गया है, पानी डाल दिया गया है। अब हम बात करें तो समान मात्रा में अगर हम पानी डाल दिए तो उसको हम पूछते हैं क्या जो ग्लास है उसमें बराबर मात्रा में पानी है, तो उनका जवाब जो होता है हाँ होता है। अब इसी में हमने क्या कर लिया, एक चौड़ा गिलास लेते हैं और एक जो है सकरा गिलास लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें के जो पानी है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ये जो इसमें का पानी इसमें पलट दिया और इसमें के पानी को हमने इसमें पलट दिए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि अब एक गिलास चौड़ा लेते हैं, वही पानी उसमें डाल देते हैं, पहले वाले गिलास के साथ तुलना करते हैं। अब ये जो ग्लास है वो यही ग्लास है और इसके जो ग्लास है ना, उस पानी को हम क्या कर दिए, एक चौड़े ग्लास में डाल दिए। तो जब पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे बराबर मात्रा में पानी है, तो उनका जवाब क्या होता है, नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो अपलट वाली जो गुण है ना, या उत्क्रमणिता वाली जो गुण है, वो इस एज में क्या नहीं हुआ रहता है, डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये अंतः प्रज्ञात्मक काल है। उस अवस्था की जो गुण है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। संवेदी क्रियात्मक योजना से प्रतीकात्मक योजना में हुआ परिवर्तन। अब इसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था है उसमें कुछ प्रतीकात्मक योजना में परिवर्तन हुआ। तो हमने क्या किए, हमने सेंसरी मोटर स्टेज से हमने क्या किया, हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या किया, एंटर किया है। तो यहाँ पे
इसको परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होता है? दो परिवर्तन होता है, अडेप्टेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्थापन। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन या अडेप्टेशन मतलब, कहने का मतलब है कि मैं एक जो चीजें आपको बता दूं कि आप एक रास्ते से कंटिन्यू जा रहे हैं, एक रास्ते से कंटिन्यू जा रहे हैं, अब वहां पे एक कुत्ता भौंकना चालू कर देता है, आपको देखता है और कुत्ता भौंकना चालू कर देता है, ठीक है। अब कुत्ता भौंकना चालू किया, आपने क्या किया कि उस कुत्ते को आपने आवाज लगाया, है ना। तो आवाज लगाया, उन्होंने सुना, चुप हो गया। अब फिर से क्या किया आपने, दूसरे दिन गए फिर उस रास्ते से, फिर आपको कुत्ता भौंकने लग गया, फिर आपने आवाज किया, फिर से वो चुप हो गया। तो इस प्रकार से कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं उस रास्ते पे। अब वो जो कुत्ता है अब हमको देखकर भौंकने नहीं लग रहे हैं। अनुकूलन का अर्थ हम समझ लेते हैं, अडेप्टेशन का। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभव के मध्य संतुलन स्थापित करता है। मतलब जो है, वो कुत्ता आपको क्या किया, एक दिन देखा, उसके बाद फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, है ना। अब उन्होंने आपको देख ही रहा है, देख ही रहा है, तो अब देख रहा है तो आपको देखने से वो भौंकेगा नहीं। तो ये हो गया अडेप्टेशन या अनुकूलन। और व्यवस्थापन के बारे में हम देखेंगे आगे। तो अनुकूलन भी जो होता है वो, इसके भी दो टाइप हम बात करते हैं कि एक तो आत्मसातीकरण या समावेशीकरण, एसिमुलेशन, है ना। और दूसरा जो है समाविष्टीकरण या समायोजन, है ना, अकोमोडेशन। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, अनुकूलन के अंतर्गत है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आत्मसातीकरण या एसिमुलेशन क्या होता है और जो समायोजन जो होता है वो क्या होता है। तो पहले तो हम एसिमुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट या चित्र जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घोड़ा लिखा है ना। ये घोड़ा लिखा है, एक बच्चा है, एक बच्ची है यहाँ पे। और एक बच्ची ने क्या किया, एक यहाँ पे एक ऊंट को देख रहे हैं और ऊंट को देखकर घोड़ा कह रहा है। तो आत्मसातीकरण जो होता है या समावेशीकरण जो होता है वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर रहता है। हमने क्या, हमारा पूर्व ज्ञान जो है उसका उपयोग होता है यहाँ पे। तो कैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे घोड़ा का है। तो ये जो आत्मसातीकरण करने का मतलब ये है कि बच्चे ने क्या किया है, उनका प्रीवियस नॉलेज था कि इन्होंने घोड़ा देखा हुआ है। यहाँ पे बच्ची है तो बच्ची ने घोड़ा देखी हुई है, ठीक है। अब बच्ची ने घोड़ा को पहले से ही देखी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिकॉल किया, उनका दिमाग जो है ना, उन्होंने क्या प्रत्यस्मरण किया कि मैंने जो प्रकार की जो मैंने जानवर है कहाँ पे देखे। तो उनको लगा कि मैंने घोड़ा देखा हुआ है, इनके भी चार पैर है ना, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, दो आंख दिखाई दे रहे हैं, तो ये घोड़ा है। अब उनके पूर्व ज्ञान को उन्होंने क्या किया, रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि ये घोड़ा है, ठीक है। तो ये घोड़ा है, तो उन्होंने ये क्या हो गया, आत्मसात, ठीक है, ये आत्मसात करना हो गया। अब यहीं पे आप देखिएगा कुबड़ वाला घोड़ा। अब इन बच्ची ने क्या किया, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, कुबड़ वाला घोड़ा। तो अब इनको कैसे कुबड़ वाला घोड़ा, इन्होंने तो पहले क्या क्या कहा, ऊंट को देखा और ऊंट को देखकर घोड़ा कहा। क्यों कहा, क्योंकि उनको घोड़े के बारे में पता है कि चार पैर हैं, है ना। घोड़े के बारे में उन्होंने घोड़े को देखी हुई है। तो घोड़े को देखी हुई उन्होंने अपने जो पूर्व ज्ञान है उसका यहाँ पे उपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे समायोजन करना, मतलब उनके भी चार पैर थे, है ना, उनके भी चार पैर थे, यहाँ पे भी चार पैर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके जो पीठ है उस पे कुबड़ है। तो इन्होंने क्या कह दिया, कुबड़ कह दिया, कुबड़ वाला घोड़ा। तो ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। मतलब आपको समायोजन में क्या हुआ और आत्मसातकरण में क्या होता है या समावेशीकरण में क्या होता है, ये मैं क्लियर से बताने वाला हूं कि आत्मसाती जो करण होता है उसमें हम पूर्व ज्ञान या हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है उस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं, है ना, उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। और जो हम देख रहे हैं, है ना, हम जो देख रहे हैं वो एक नया ज्ञान हो गया। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हमने, इसमें हमने कोई, यहाँ पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए समायोजन में हम परिवर्तन कर रहे हैं, या हम जो समाविष्टीकरण है वहां पे परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज था, हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसमें क्या किए हमने, संशोधन किए, बदलाव किए। कि हमने जब घोड़ा कहा उसके बाद यहाँ पे हमने कुबड़ा वाला घोड़ा बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे संशोधन हुआ। तो संशोधन करना को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे समायोजन या समाविष्टीकरण कहेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पढ़े घोड़े के बारे में पढ़े और उन्होंने ये कुबड़ वाला घोड़ा, तो उनको धीरे धीरे नॉलेज हुआ और उनको समझ में आने लग गया कि ये जो है वो क्या है,
ऊंट है। और यहाँ पे जब उनको ज्ञान जो है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको समझ में आ गया, तो इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे क्या कहा कि ये ऊंट है। उसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण है कि एक जो बच्ची है, उन्होंने क्या किया है, कुत्ते को देखे हुए हैं। अब कुत्ते को देख लिए हैं तो उनको ये पता है कुत्ते के जो क्या है, चार पैर है ना, चार पैर, एक पूंछ दिखाई दे रहे, चार पैर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आग दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो बच्ची है ये कुत्ते को देखी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बकरी के जो बच्ची है उसको देख लिया। अब बकरी के जो बच्ची को देखने पर क्या बोल दिए कि ये जो कुत्ता है ना। क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने ये देखे हुए कि उनके भी चार पैर, यहाँ पे भी चार पैर दिखाई दे रहे हैं, दो आंख दिखाई दे रहे हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कान दिखाई दे रहे हैं, पूंछ भी दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे से उनको क्या हुआ कि उनको जो ज्ञान है, उनको ये पता था कि ये जो घने बाल होते हैं, है ना, यहाँ पे घने बाल होते हैं। लेकिन उनको जब ज्ञान हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान में संशोधन किया, है ना, तो उनको पता लगा कि ये क्या है, कुत्ते का जो बच्चा नहीं है ना। अब उनको नॉलेज हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बकरी के बच्चे, है ना। तो ये हो गया हमारा समायोजन। मतलब जो है हमारे पूर्व ज्ञान में जब हम संशोधन कर लेते हैं तो या बदलाव कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और आत्मसातकरण जो होता है, मतलब जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज से हम हमारे जो नए ज्ञान है उसको जोड़कर देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आत्मसातीकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवस्थापन की। तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं और आपको हमारा जो ये वीडियो है आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। व्यवस्थापन के बारे में बात कर लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि व्यवस्थापन के द्वारा भी योजनाएं बदलती है। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से घटती है। अब मैं बता दूं आपको, व्यवस्थापन के द्वारा जो है योजनाएं बदलती है, तो योजनाएं कैसे बदलती है इसमें हम बात करते हैं। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ साथ सीधे संपर्क से हटकर आंतरिक प्रवेश के रूप में घटती है। एक बार जब बच्चे नई योजनाएं क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं और पुरानी योजना से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो इस तरह की एक मजबूत अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र, कॉग्निटिव सिस्टम की रचना करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, व्यवस्थापन में हम या ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भी योजनाएं हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है ना। जब बना लेते हैं तो पुरानी जो योजना होती है उसमें कुछ हम संशोधन करते हैं, है ना, और कुछ जोड़कर हम उसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, व्यवस्थापन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं आपको कि गिराने की जो बात है ना, उदाहरण के लिए गिराने की जो गतिविधि है, कोई चीजें हम गिरा रहे हैं तो गिराने की जो गतिविधि है में संलग्न बच्चा अंततः समझ जाता है कि इसका संबंध जो है फेंकने से होता है। हम कोई भी चीज हम फेंकते हैं, है ना, तो फेंकने से और फिर इसे अपने अपनी पास और दूर की विकसित होती समझ लेना। यहाँ पे देखो कि गेंद जोर से फेंकी तो दूर तक जानी चाहिए, मतलब इसका संबंध, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, गेंद को हम फेंक रहे हैं, है ना, जोर से फेंक रहे हैं तो दूर तक जाएगी, और अगर हम धीमे गति से हम फेंक रहे हैं तो वो पास में जाएगी। तो इसका एक संबंध हो गया। मतलब व्यवस्थापन जो होता है, कोई नए ज्ञान को जोड़ते हैं और पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसमें जो योजनाएं जो होती है हमारी बदलती रहती है। संज्ञानात्मक तंत्र या कॉग्निटिव सिस्टम किसको कहते हैं, विचारों की नई और पुरानी योजनाओं को जोड़कर बनाई गई एक मानसिक व्यवस्था होती है, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थापन कहलाता है। बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो तृतीय स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ 7 to 11 ईयर्स। मतलब ये जो स्टेज है वो कौन कौन से स्तर तक चलता है, 7 से 11 वर्ष तक। और इस स्टेज की जो हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित होता है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, समानता असमानता, ये सीख जाता है। इसके लिए हम आते हैं, मैं आगे बताता हूं आपको। और यहाँ पे बताया गया उत्क्रमणीयता या पलट वाली रिवर्सिबिलिटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो एक आपको बर्तन में मैंने पानी, ग्लास में जो दो ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास, एक सेम सेम ग्लास, उसके बाद एक पतला ग्लास और एक चौड़ा ग्लास के बारे में मैंने उदाहरण बताया कि उसी के पानी को जब हम उलट दिए या पलट दिए तो उनको पूछा गया तो क्या पानी बराबर है, बराबर मात्रा में, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, क्योंकि उनमें क्या है, रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है
वो नहीं डेवलप हुआ, या उत्क्रमणशीलता जो जो है ना, उत्क्रमणशीलता का जो है वो गुण डेवलप नहीं हुआ, जिसके कारण से उन्होंने ये चीजें बता नहीं पाया। अब इसमें जो है मूर्त, मूर्त कहने मतलब कोई कॉन्क्रीट या कोई वस्तु को हम देखकर उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके दो वस्तु को देखकर हम उसकी समानता और असमानता के बारे में बता सकते हैं, है ना, ये जो है इस स्टेज में सीख जाते हैं। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हम इस स्टेज में भी नहीं कर पाते हैं, जैसे चिंतन करने वाली जो बात है। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसी में कि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो जाता है तथा भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का भी विकास हो जाता है। एक बच्चा जो है, बच्चे में भाषा और संप्रेषण योग्यता, है ना, अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है, तो अपनी बातों को हम दूसरे के पास कैसे पहुंचाए और उन, है ना, और हम उनकी बातों को समझ सके, तो ये चीजें या इस गुण का जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। बालक दिन, तारीख, समय और महीने आदि वर्ष बताने योग्य हो जाते हैं। संरक्षण, प्रोटेक्शन, वर्गीकरण, क्रमिकता, डायरेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये जो प्रोटेक्शन है या संरक्षण है या हम कंजर्वेशन बोलते हैं, उसका जो गुण है वो इस स्टेज में आ जाता है। तो इसका ये संरक्षण जो है मैं बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे 10 वस्तुएं जो है यहाँ पे रखी हुई है, एक सपोज 1 2 3 4 5 एक क्रम से रखे हुए हैं, अभी यहाँ पे भी क्या कर दिए हैं, 10 वस्तुएं रखी गई हैं। अगर बच्चे इसको क्रम से रखा गया 1 2 और 3 4, और इसको क्रम से नहीं रखा गया, इसको 9 10, हम बात कर लेते हैं 7 6, इस प्रकार से इसको क्रम से नहीं रखा है, लेकिन क्वांटिटी जो है यहाँ पे सेम है, सेम चीजें हैं। अगर इस चीज को बच्चा समझ लेता है तो उनको संरक्षण का जो सिद्धांत है वो समझ में आ जाता है। और ये संरक्षण का जो सिद्धांत है लगभग लगभग उनको 9 से 11 साल तक के जो एज रहते हैं उस एज तक बच्चे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे भी सेम चीजें हैं और यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। तो ये पलट वाली जो गुण है वो या रिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो डेवलप हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वर्गीकरण मतलब हम क्लासिफिकेशन जो है कलर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर देते हैं, मतलब एक एक कलर का, या हम साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसका वर्गीकरण करना। क्रमिकता या सीरीज में जमाना, है ना। तो क्रमिकता कहने का मतलब है कि एक हम लकड़ी के जो टुकड़े हैं, एक छोटा वाला टुकड़ा, फिर एक बड़ा वाला टुकड़ा, एक फिर उससे बड़ा वाले टुकड़ों को रखते हैं, फिर उससे बड़े वाले टुकड़े को, मतलब यहाँ पे हम क्रम से करने वाली जो काम है वो करते हैं। दिशा है, डायरेक्शन, मतलब अभी ये जो बाई तरफ हो गया और ये मेरे दाई तरफ, अब उनको ये जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है, अब उनको समझ में आ जाता है बाई और दाई और कहने का मतलब उनको यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो ये जो है दिशाएं का ज्ञान भी उनको हो जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष तथा ऊपर। 11 वर्ष तथा ऊपर कहने के यहाँ तो 15 या 15 से ऊपर माना जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये जो 11 से आगे की अवस्था होती है। लगभग 11 वर्ष की उम्र में लोग जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं। और यही जो 11 वर्ष के बाद हम 12 वर्ष की बात करें तो 12 वर्ष जो होता है वो किशोरावस्था होता है। एडोलेसेंस जो होता है या एडोलेसेंस स्टेज जो होता है या किशोरावस्था जो होता है, तो वहां पे बच्चा प्रवेश करता है। मतलब जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किशोरावस्था या परिवर्तन का ही स्टेज होता है। यहाँ पे बच्चा जो है क्या क्या सीखता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, या कौन कौन से गुण जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो इस अवस्था में अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित होती है। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा कि इस स्टेज में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपके अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। ये पूछा जाता है ये कि अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जो क्षमता है वो कौन से स्टेज में डेवलप होता है, या चिंतन की अवस्था या अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो ये जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। जहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बच्चे वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करते हैं, ऑपरेट द रियलिटी। और वही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के किशोर संक्रियाओं के साथ साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में विचार करने के लिए उन्हें अब बाहर की मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की जरूरत नहीं रहती है। इसको मैं यहां से समझाने वाला हूं आपको कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं। ये जो आपको एप्पल या सेब दिखाई दे रहे होंगे, कंचे दिखाई दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे लड्डू दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक जो हमारा पृथ्वी जो है
उसका यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाया है। तो ये जो है इसकी भी जो आकृति है आपको गोल ही नजर आ रही है। ये जो कंचे हैं वो गोल गोल नजर आ रहे हैं, लड्डू भी है हमारे गोल गोल नजर आ रहे हैं। तो इस गोल जो वस्तुएं हैं, ये जो एप्पल है या हमारे कंचे हैं और ये जो हमारी लड्डुएं हैं, है ना। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, अपने अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि जो ये एप्पल का जो आकार कैसा है, गोल है। लड्डू का आकार कैसा है, गोल है। आपके जो कंचे का जो आकार है, गोल है। इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी का भी आकार कैसा है, गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस कांक्रीट स्टेज से हम अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हम वहां पे कल्पना की ओर या तर्क कर सोचने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम, है ना, अमूर्त चिंतन, मतलब वहां पे हम ये मूर्त रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पृथ्वी के बारे में, हम पृथ्वी को कभी देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जो पृथ्वी भी कैसा है, गोल, है ना। तो ये क्या कहलाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या ये जो है अमूर्त सोच कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कीम की जो जीन प्याजे जी ने, है ना, प्याजे जी ने क्या कहा है, जीववाद, एक वर्ड आपने सुने, जीववाद, अनुकूलन, है ना, एडेप्टेशन। उसके बाद आपने एक वर्ड आपने सुने होंगे, एसिमिलेशन हो गया, समावेशीकरण हो गया, समायोजन हो गया, और स्कीम और स्कीमा, ये इस वर्ड का क्या किया है, प्रयोग किया। अब स्कीम क्या होता है और स्कीमा क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि अलग अलग संदर्भों में लेकिन एक सी स्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर हो जाती है उसे हम स्कीम कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी अभी आपको बताएंगे स्कीम किस बेस पे होता है और स्कीमा क्या होता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि बच्ची की जोड़ने की स्कीम में, जैसे मैं अब आपको बात करूं कि जोड़ने के, जैसे बच्चे को मैंने कहा कि जोड़ना है 3 और 5 को जोड़ना है, बच्चे को कहा 3 और 5 को जोड़ना है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक बच्ची 3 और 5 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और 5, तो एक बच्ची जो है 3 को ही 3 से जो स्टार्ट करें, मतलब 3 के बाद 4 से स्टार्ट करें, मतलब क्या हुआ, 4 5 6 7 8। इस प्रकार से एक बच्ची जो पूरे लाइन को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में इसी को मैं बात करूं तो 3 और 5 मैंने किया, तो एक बच्ची जो है उसको 5 से स्टार्ट कर रहा है, 5 से 5 और 3 को जोड़, 5 के बाद 6 7 8। बच्ची जो है इसको 5 और 3 को जोड़ने जोड़ रहे हैं। तो एक बच्ची जो है 5 और 3 को जोड़ रहे हैं, 5 6 7 8, इस प्रकार। तो हम बात करें कि यहाँ पे मैटर क्या करता है, स्कीम में कोई भी हम कार्य को करते हैं, बार बार करते हैं कोई भी काम को, है ना, और वो जो क्रिया है व्यापीकृत हो जाना और व्यापीकृत और बेहतर हो जाती है, उसे स्कीम कहते हैं। अब ये जो स्कीम, जैसे कि मैंने क्या कहा कि हमको क्या करना है, 5 और 3 को जोड़ना है, 5 और 3 को जोड़ना है। तो बच्चे को हमने क्या कहा, 5 और 3 को जोड़ना है, तो लाइन खींच देते हैं और लाइन खींचकर हम सबको काउंट करते हैं। तो एक जो टीचर है वो क्या कर रहा है कि इसको हम बार बार काउंट, 5 तो ऑलरेडी है हमारे पास, 5 है ऑलरेडी, उसके बाद हम 3 लकीर हम डाल दें, 1 2 3, है ना, 6 7 8, इस प्रकार से। अब जो जो क्रिया है वो व्यापीकृत हो जाना, मतलब व्यापीकृत कहने का मतलब है कि वो ज्यादा ही, उसका जो एरिया जो है वो बहुत अधिक हो जाता है, मतलब उसको बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उस चीज को, उस क्रिया को, तो वो व्यापीकृत कहलाता है और बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी कार्य को करने के तरीके को बताया गया है ना, किसी कार्य को करने के तरीके को बताया गया है, न कि उसके परिणाम को। मतलब स्कीम जो होता है किसी कार्य को करने के जो तरीके हैं उस पर निर्भर करता है, न कि उसके परिणाम पर। ये क्लियर हुआ। स्कीम जो है किसी कार्य को करने के जो तरीके हैं, जैसे ये तरीका हो गया कि मैंने 5 तो ऑलरेडी हमको काउंट हो ही गया, तो हमने 3 को ही काउंट करें ना, 5 6 7 8। ओके। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि आपने देखा कि बच्ची की जोड़ने की स्कीम में गिनने की स्कीम का उपयोग होता है, जोड़ने की स्कीम में गिनने की स्कीम का उपयोग होता है। तो यहाँ पे दो दो स्कीम क्या हो रही है, यहाँ पे दो दो स्कीम यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, या दो दो स्कीम, एक स्कीम के साथ में दूसरा स्कीम का जो वो है गुण है वो डेवलप हो जा रहा है ना, विकसित हो रहा है। अब इसी में हम बात कर लेते हैं कि स्कीम के बारे में। गौरतलब है
कि यह एक ही क्रिया के लिए समान उम्र व एक ही पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों के लिए स्कीम अलग अलग हो सकती है। मसलन 5 वर्षीय मेरियल आगे गिनकर जोड़ती है, जैसे मैंने आगे गिनकर मतलब मैंने बताया 5 के बाद 6 7 8, और जबकि उसकी सहपाठी चारू सभी गिनकर जोड़ती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि जो हम इसमें कि जो स्कीम है वो किसी कार्य करने के जो तरीके हैं उस पर डिपेंड करता है, या उसको दर्शाता है, ना कि उसके रिजल्ट को, ना कि उसके परिणाम को। स्कीमा के बारे में बात करें कि स्कीमा क्या होता है, कि स्कीमा जो होता है बालक के मस्तिष्क में जो पहले से बनी हुई है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति धारणा बनाता है, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब मैं बता दूं आपको ये होता क्या है, कि एक बच्ची जो है एक बिल्ली को देखती है, जैसा कि हमने अभी इसके आगे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था। तो एक बच्ची जो है पहली बार बिल्ली को देखती है और बिल्ली को देखने पर उसे बताया जाता है कि यह बिल्ली है, और उसके दिमाग में बिल्ली के जो कौन कौन से गुण होते हैं वो दर्ज होंगे, है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शुरू में शायद यह दर्ज हो कि बिल्ली के शरीर बालदार होते हैं। आगे चलकर हम देखें कि शायद बिल्लियों के बारे में पढ़कर या सुनकर बिल्ली की उसकी दिमागी छवि अन्य गुण जैसे चार टांगे, दूध पीना, चूहे का पीछा करना, दूसरी बिल्लियों से झगड़ना, लंबी मूछें वगैरह, ये सब जुड़ते जाते हैं, है ना। और ये सब जुड़ने के बाद किसी एक खास बिल्ली पर नहीं, ये सभी बिल्लियों पर लागू होते हैं, और बिल्ली की उसकी दिमागी छवि धीरे धीरे विस्तृत होती है, जैसे जैसे उसमें ज्यादा कड़िया व संबंध जुड़ते रहते हैं। इस तरह संज्ञान संरचना को स्कीमा कहते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है ना। जो पहले जो चीजें बनी होती है बालक के जो मस्तिष्क में, जो चीजें पहले से बनी होती है उसमें धीरे धीरे क्या होते जाता है, और जो कहना चाहिए कि एक चरण चरणबद्ध में उसको जुड़ते जाता है और एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। कि हमने पहले बिल्ली को देखा, बिल्ली को देखने के बाद उनके बारे में हमको पता चला, या हम पढ़ने पर पता चला कि बिल्ली बालदार होते हैं, बिल्ली को पूंछ होती है ना। बिल्ली जैसे, और हम बात करें कि दूध पीना, चूहे के साथ चूहे को पीछा करना, है ना, दूसरी बिल्लियों के साथ झगड़ना, मतलब यहाँ पे जो उनके जो गुण जो उनके बारे में जो या उनके गुण है वो हमको पता चल रहा है ना। तो इस तरीके से संज्ञान की संरचना जो है वो स्कीमा कहलाता है। तो स्कीम और स्कीमा में यही अंतर है। स्कीमा जो होता है वो किसी कार्य पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो जानकारी क्या होती जा रही है, ये एक स्ट्रक्चर सा एक बनते जा रहा है ना, एक स्ट्रक्चर सा बनते जा रहा है। तो ये कहलाता है स्कीमा। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उसके बारे में, और इसके जो आंसर है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया है, परिकल्पना हाइपोथेसिस, या सोचने समझने वाली जो काम है, या अमूर्त जो सोच है उसको भी हम कह सकते हैं परिकल्पना। तो चलिए आप एक आंसर बताइए यहाँ पे कि यह कथन किसने दिया है। तो बच्चे की अपने समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, मतलब अमूर्त सोच वाली जो बात है वो होती है। तो अमूर्त सोच की बात या औपचारिक अवस्था की बात किसने की यहाँ पे, पॉलो ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, प्याजे ने। तो प्याजे जो है इसका राइट आंसर है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो हमने 4 अवस्थाएं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, और अधिक से अधिक कमेंट कर बताइएगा कि आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो मूर्त अनुभव या मूर्त अवस्था जो है ना, मूर्त कॉन्क्रीट स्टेज जो है, तो ये कौन सा है, तो ये जो है हमारा 7 से 12 साल, 12 से वयस्क, जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष तक। तो ये 7 से 12 साल जो है वो कौन सा स्टेज है, आपने देखे होंगे यहाँ पे 7 से 12 दिया है तो वहां पे 11 बताया गया है। तो यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि जो जीन प्याजे के बारे में कहीं पे आपने देखेंगे तो 0 से 2 वर्ष, अब 2 से ना करके 3 से इसको 6 वर्ष करते हैं, और 7 से 11 वर्ष करते हैं, और 12 से
आपको 15 वर्ष करते हैं। अब इसी को मैं बता दूं आपको, 0 से 2, और यहाँ पे आपको 3 से है ना, तो 3 से 6 नहीं, यहाँ पे 2 से 7 जो है, ठीक है, और 7 से 11 और 11 से आपके 15। अब इसी को कई लोग जो है यहाँ पे 7 से 11, तो यहाँ पे 11 से 15, तो या कई कई जो लोग हैं 12 से 15 किए। तो इस चीज में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे 7 से 12 दिया है या जन्म से 2 वर्ष दिया है, 12 से वयस्क तक, मतलब 2 से 7 वर्ष तक, तो इस चीज को आपको मतलब कंफ्यूज नहीं रहना है। तो ये 7 से जो 12 वर्ष दिखाई दे रहा है वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। तो यहीं पे आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं, है ना, यही जो है टिक करने हैं। मतलब ये जो हमारा 7 से 12 वर्ष है ये हमारा राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं अभ्यास है। तो जो हमारे कुछ और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे कहा गया है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा। देखिए ध्यान रखिएगा इसमें क्या कहा गया है, हमने पढ़े थे सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। तो कोई बच्ची जो है 5 साल की जो बच्ची है, वो लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने अपने आप से बात कर रही है। तो ये क्या हो सकता है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। या जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो जीन पियाजे ने क्या कहा है कि इसे अहं केंद्रित भाषा माना है ना, सेल्फ सेंटर्डनेस। तो अहं केंद्रित भाषा मतलब वो क्या कर रही है, अपने आप से बात कर रही है, और अपने आप को सही बताना, अपने आप से बात करना, और किसी भी चीज को या अपने आप को, अपने आप के जो जैसे मैं हूं तो मेरे इर्द गिर्द सारी चीजों को समझना, मतलब है ना, तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस हुआ। तो ये जो आंसर है हमारा, जीन पियाजे इसे क्या माना है, अहं केंद्रित भाषा कहेगा, और लेव वाइगोत्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में, जिसके बारे में मैंने बात किया था, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में खाली स्थान से भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से किसमें, मात्रा प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार किस्म। अब मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों का जो चिंतन है ना, वयस्कों से प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है। बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से, आप इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रकार और मात्रा, है ना, काइंड और क्वांटिटी को आप याद रखिएगा अच्छे से। बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है बजाय मात्रा के। सोचता तो वो भी है, जैसा बच्चा सोचेगा बड़ा भी वही सोचता है, लेकिन उसका एक क्रम निर्धारित रहता है ना, एक क्रम निर्धारित रहता है, और वो जो किसमें डिफरेंट होता है, उसके प्रकार और जो है उसके मात्रा में। बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों, संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक की पहचान किए गए, है ना। तो हिलगार्ड द्वारा, हर्लाग द्वारा, स्टार्ड द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक जो अवस्था है वो किसके द्वारा दिया गया था या किनके द्वारा पहचान किया गया, तो ये पियाजे द्वारा। ये सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ प्रगति सुगम बनाते हैं, इसको कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि वयस्क सहयोग से सामंजस्य करते हैं तो बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति सुगम बनाते हैं, तो इसे कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वयस्क के साथ में बच्चा भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका समीपस्थ विकास होगा, है ना, समीपस्थ विकास होगा। ये समीपस्थ विकास जो है करेक्ट आंसर है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में
बालक जो है भौतिक वस्तुओं, फिजिकल जो थिंग्स है ना, किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो भौतिक चीजों के बारे में है ना वो कब समझने लगते हैं, है ना, उत्तर बाल्यावस्था। अब ध्यान रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था कौन सा है, उत्तर बाल्यावस्था कौन सा है, तो उत्तर बाल्यावस्था जो आते आते उनको संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जो आते आते है ना, उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आते आते उनका संरक्षण का जो सिद्धांत है वो आ जाता है। मतलब संरक्षण का सिद्धांत आ गया, मतलब यहाँ पे हम द्रव्यमान कह सकते हैं, संख्या के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्र भी दिया गया है, तो ये जो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है, आंसर डी। तो यहाँ पे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र का जो है परिवर्तन इसमें आने लग जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है किनके द्वारा, है ना, यहाँ पे कहा गया पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। तो खाली स्थान के अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा नहीं, अमूर्त तरीके यहाँ पे क्या कहा गया है, पहली अवस्था। तो पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, या इंद्री गामक अवस्था। तो इंद्री गामक अवस्था क्या है, ये वाला जो सी नंबर का, ये करेक्ट आंसर। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया गया है। किसके द्वारा किया गया, एरिक्सन नहीं, कोहलबर्ग नहीं, स्किनर के द्वारा। तो ये करेक्ट आंसर हमारा जीन पियाजे द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं की विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त, अमूर्त संकल्पना। तो अमूर्त संकल्पना जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या हम कह सकते हैं इसी में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब इसी में क्या कहा गया है, औपचारिक संक्रियात्मक, है ना। तो यार मूर्त संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था में अमूर्त चिंतन होता नहीं है, ये इंद्रिय के माध्यम से सीखना होता है। पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है। यहाँ पे हम इसको क्या किया गया है, 2 से 7 वर्ष यहाँ पे इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये भी नहीं है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जितने भी ठोस चीजें होती है वो यहाँ पे हम सीखते हैं, ठोस चीजों के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पे अमूर्त संकल्पना जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक संक्रिया काल 11 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वहां पे हम सीखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आप यहाँ पे देखिएगा तार्किक तो लिखा हुआ है, तार्किक लिखा है वहां पे, वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब चिंतन प्रारंभ करना, सोचना समझना, तो चिंतन को आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से मत जोड़िएगा, आप इसको देखिएगा वस्तु और घटना। तो वस्तुओं के माध्यम से कहां पे सीखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये संवेदी संज्ञात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था तो नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी नहीं है। तो यहाँ पे वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना जो है वो मूर्त संक्रिया काल में प्रारंभ होता है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो काल है नहीं होता है। ये सही आंसर इसका मूर्त संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को, मैंने जिस बारे में बात किया था वस्तु स्थायित्व, है ना, ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी जो है वो प्रदर्शित करता है। तो ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी जो है, वस्तु स्थायित्व को जो गुण है वो कब प्रदर्शित करता है, मैंने पहले ही बताया था। जो पियाजे के जो फर्स्ट जो 4 स्टेज है, तो पहला जो स्टेज है उसी स्टेज में क्या करता है, वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो आ जाता है। तो इस संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वही इसका आंसर है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। आप देखिएगा ये भी क्वेश्चन हमने थ्योरी के माध्यम से पढ़े थे कि पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञानात्मक संरचना जो हमने क्या किया है, हमारा जो पूर्व ज्ञान था उसमें हमने क्या किया है, संशोधन किया है। तो पूर्व ज्ञान को हम जब संशोधन करते हैं तो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। तो समायोजन जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। जब बच्चा जो है अपने ऑर्गन सेंस जो होता है या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है तो वो क्या कहलाता है, कौन सा स्टेज जो है वो इंद्रिय जनित गामक स्तर कहलाता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं,
तो पियाजे के जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम देखें तो सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रियाएं और उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। तो ये सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी याद करना, ये सही आंसर नहीं है। आपने देखे होंगे कि बच्चे जो है अनुकूलन, है ना, अनुकूलन के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये जो सी आंसर है वो सही है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हमको इसके परिप्रेक्ष्य में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे ये विकास है और ये आयु है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विकास धीरे धीरे क्या हो रहा है, आयु के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, पहला। और ये विकास जो है ये इस प्रकार से होते जा रहा है, एक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के बाद ये एक सीधी दिशा में जा रहा है ना, मतलब बढ़ने वाली काम नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये विकास जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर से, या तो कह सकते हैं यहाँ पे जब ऊपर चढ़ गया है और नीचे आ गया है, उसके बाद यहाँ पे विकास जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये वाला जो है, तो विकास जो है हम बात करें, है ना, आरेख के माध्यम से या जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार से, तो एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाता है। जो आयु के अनुसार से स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जो हमारा विकास होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ता है उस प्रकार से हमारा विकास होते जाता है। तो ये जो ए आंसर है वो करेक्ट आंसर है हमारा। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता और विषमांग अनैतिकता। तो ये जो आंसर है वो सहयोग की नैतिकता है ना। रिया अगर उनका क्या कर रहा है, सपाटी विरोध का, यह सपाटी विरोध है पियाजे के अनुसार, इस सपाटी विरोध को क्या कहेंगे, तो ये जो है सहयोग की जो नैतिकता है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है ना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए हम जो है हमारे वो जो वर्तमान स्कीमा है, या जो हमने जो पहले से हमने एक जिसके बारे में हमने सीख लिया या जिसके बारे में एक हमने अवधारणा बना लिया है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, बदलाव करना। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन और देखे हैं, तो ये अनुकूलन कहलाता है? नहीं। आत्मसात करना, आत्मसात करने में बदलाव नहीं होता है, आत्मसात करने में बदलाव नहीं होता। आत्मसात करने में क्या होता है कि हम किसी चीजों को या किसी वस्तु को देखें या किसी चीजों को देखें, किसी जानवर को देखें, तो हमारा क्या हुआ, प्रीवियस नॉलेज हुआ। और प्रीवियस नॉलेज को हम रिकॉल करके उससे हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने जो देखा है उसमें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो ये आत्मसात कहलाता है। अहं केंद्रिता, अहं केंद्रिता नहीं है, तो ये क्या है, हमारा समायोजन जो है हमारा सही आंसर है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल, तो पूर्व संक्रियात्मक काल मतलब सेकंड स्टेज। आपको ध्यान आना चाहिए कि 4 स्टेज बताए हैं जीन पियाजे ने, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक, ये उन्होंने 4 स्टेज बताए हैं, है ना। सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद उन्होंने कंक्रीट स्टेज जो बताया, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेज बताए हैं। चारों स्टेज आपको याद होने चाहिए। 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो आप यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक मतलब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता काट दो, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन काट दो, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता इस समय में नहीं आता है, क्योंकि ये जो स्टेज है वो 2 से कहां तक चलता है, 7 साल तक चलता है। 2 से 7 साल तक जो कोई स्टेज है वहां पे दूसरे के दृष्टिकोण को हम इतना समझ नहीं सकते। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ये जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभ्यास है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसके बारे में हम फिर से बात करते हैं कि यहाँ पे बताएं निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो दंड देना, आज्ञा पालन करना, अभिविन्यास नियम तय नहीं है।
किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। तो ये सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम को निर्धारित करते हैं, तो ये समाज ही है जो अच्छे और बुरे का जो है निर्धारण करते हैं। तो यही जो है सही आंसर है इसका। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो मूर्त संख्यात्मक बच्चा जो है संधारण वर्गीकरण करने में योग्य होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण प्रारंभ और कल्पना परक खेल। शैशवावस्था तर्क करना, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। अब देखिए यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक बच्चा है वो निगमनात्मक विचार, कहने का मतलब है कि वो नियम से क्या कर रहे हैं, उदाहरण की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये सही है, ये जो जोड़ा है वो सही नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तर्क का अनुप्रयोग। शैशवावस्था जो बच्चा जो है, शैशवावस्था हम कह सकते हैं 2 साल के जो बीच वाला है ना, 0 से 4 साल अगर हम लेते हैं तो उसमें 2-3 साल का जो बच्चा है वो तर्क नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगा सकता। तो ये भी हमारा जो आंसर है वो गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो क्या अनुकरण प्रारंभ करता है, कल्पना परक खेल कर। तो अनुकरण प्रारंभ करना जो होता है वो किस में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है? बिल्कुल नहीं, ये किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे संधारण एवं वर्गीकरण योग्य, मैंने बताया था संरक्षण वर्गीकरण करना, या डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, दिशाओं के बारे में बात किए थे, सीरीज में जमाना, क्रम से जमाना, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ये सही आंसर है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता, वन्यजीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाते हैं, और परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जीन पियाजे की प्रस्तुत संरक्षण, कुछ संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक चीज, इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल एक बना दिया है, इसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा मैंने एक लंबा कर दिया और लंबा चौड़ाई को थोड़ा मैंने कम कर दिया। इसमें भी कितने आते हैं, इसमें भी 100 चॉकलेट आ जाते हैं, इसमें भी 100 चॉकलेट आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। तो मैंने बाहरी आकृति को बदल दिया, लेकिन जो भौतिक गुणधर्म है, 100 जो चॉकलेट है यहाँ भी आ रहा है, 100 चॉकलेट यहाँ भी आ रहा है। तो ये क्या रहता है, ये संरक्षण का सिद्धांत के बारे में हम बता दें कि इस चीजों को अगर वो समझ गया तो कह सकते हैं कि संरक्षण का सिद्धांत जो है, या संरक्षण का जो सिद्धांत का जो गुण है वो डेवलप हो गया बच्चे में। तो ये जो हमारा आंसर है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, तो जिसके बारे में मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये जो आंसर है होगा इसका संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको याद हो जाना चाहिए, तो ये 11 से 15 साल तक की जो आयु है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से। तो खेल का मैदान जो है वहां पे संज्ञान मतलब जानना है ना, जानना सीखना, ये सारी चीज संज्ञान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक, या हम कह सकते हैं कि मैंने अभी बताया था आपको कि है ना, तंत्रिका विज्ञान के बारे में, या न्यूरोसाइंस, और ये मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र होता है संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो खेल का मैदान जो होता है वहां पे संज्ञानात्मक विकास नहीं माना जा सकता, सभागार नहीं माना जा सकता, विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है वहां पे संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, रचनात्मक क्रिएटिविटी, तो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, ये क्रिएटिविटी नहीं है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़, ये भी क्रिएटिविटी नहीं है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया जाना, तो पुनर्बलन जो है एक्टिविटी या क्रिएटिविटी नहीं है। और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित करना, ये रचनात्मक कार्य है।
तो रचनात्मकता कहने का मतलब है कि बच्चे द्वारा कुछ नया करना, कुछ नया सृजन करना, वो रचनात्मक जिसमें एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब बच्चा जो है वहां पे खुद ध्यान देकर उस कार्य को करता है, उस चीज को कंप्लीट करता है, तो ये क्या कहलाता है, यो सृजनात्मकता या सृजनशील या जहां पे बच्चा सक्रिय भूमिका या एक्टिव रूप में रहते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पे प्रतीकात्मक विचार को, ये प्रतीकात्मक विचार नहीं है, अहं केंद्रित चिंता, कपड़े एक धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यहां पे अहम केंद्रितता को नहीं बता रहा है। कार्य कारण, मतलब जो कार्य हो रहा है वो कारण किस कारण से हो रहा है, मतलब जो भी कपड़े सूखने का जो कार्य हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, वो धूप के कारण से हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कार्य कारण होगा, है ना। पियाजे मुख्यतः खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। मैंने बताया आपको पियाजे ने क्या किया है, नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है, मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो भी दिया है, और पियाजे ने क्या किया है, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो भी दिया है। तो किस कारण से वो जाने जाते हैं, यहाँ पे दो दो दिखाया है ना, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक। तो आप किसको टिक लगाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो या कह सकते हैं मुख्यतः जो है वो किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसके कारण से जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो सही आंसर होगा, नैतिक विकास यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपनी बात करते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में सही कथन के बारे में हमको बताना है कि बच्चों की सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास के चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं और किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो ये जो आंसर है उसमें से डी आंसर सही है, क्योंकि इसमें किसी भी चरण को हम क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। अमूर्त तर्क, परिपक्व नैतिक चिंतन, तो ये कब होता है, संवेदना गामक अवस्था, ये नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही नहीं है। औपचारिक अवस्था जो है वहां पे बच्चा जो है अमूर्त तर्क, परिपक्व नैतिक चिंतन की जो अवस्था है ना, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दिखाई पड़ती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था कौन सा है, हमारे फटाफट याद आना चाहिए कि संवेदी क्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सेकंड जो आंसर है, सॉरी सी जो नंबर का है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो जो है हमारा सही आंसर है। पियाजे के अनुसार अहं केंद्रिता, अहं केंद्रिता, अब अहं केंद्रिता को वातावरण का ज्ञान का केंद्र, मैंने बताया था अहं केंद्रिता क्या है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज को उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये क्या है, अहं केंद्रिता, जिसके बारे में मैंने बताया कि बालक जो है अपने आप को सेंटर मानता है और सारी चीजों को अपने इर्द गिर्द घूमते मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। स्थूल प्रक्रिया, औपचारिक, संवेदी पेशी और पूर्व प्रक्रिया। तो ये जो आयतन हो गया, लंबाई हो गया, मात्रा हो गया, इन सब का आयतन, लंबाई, मात्रा, इन सब के क्वांटिटी के बारे में औपचारिक अवस्था तो नहीं है। संवेदी पेशी अवस्था, बहुत छोटा बच्चा है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल तक। एक स्थूल प्रक्रिया जो है, जैसे आपके जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहा जाता है। तो ये जो अवस्था होता है वो 7 से 11 साल तक की अवस्था होता है, जिसमें जो द्रव्यमान, आयतन, जो लंबाई वगैरह है, इसको या संरक्षण का जो सिद्धांत या संरक्षण के जो अवस्था है वो स्थूल प्रक्रिया में उनको समझ में आने लगता है। बात करते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और अनुकूलन की प्रक्रिया। तो ये अनुकूलन की प्रक्रिया जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है कि इसके लिए क्या कहलाया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, पूर्व संक्रियात्मक
बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो ये इसके लिए पलट ना सकने वाले, मतलब अनुत्क्रमणीयता जो है, अनुत्क्रमणीयता का जो गुण है वो डेवलप नहीं होता है उस एज में। तो इसलिए ये जो है कारण है उसको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें सामाजिक अनुभव बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, परिपक्वन जो है वो भी प्रभावित करता है, और क्रियाकलाप है ये भी प्रभावित करता है। तो जो भाषा है वो क्या नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। तो राइट आंसर हमारा भाषा होगा। ये सारे हमारे गलत आंसर हो गए। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किसको निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा भौतिक विश्व के साथ अनुभव यहाँ पे बताया गया है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में से, तो निम्नलिखित कारणों में से भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है वो इसका सही आंसर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में उसके अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को अलग और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये क्या है, आत्मसातीकरण करना है। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो टीचर है वो बच्चों को एक है ना, एक शिक्षिका है शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद कर रही है कि एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण में मतलब हम किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसको दूसरे तरीके से, है ना, दूसरे तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आत्मसातीकरण करने को बता रहे हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने खालिस्तान कर लिया। अंगीकरण, समायोजित, अनुकूलित, समुचिता। तो समुचिता गलत आंसर, अनुकूलित करना जो है सही आंसर है। समायोजन करना या समायोजित करना, तो समायोजन मतलब उसमें क्या है, बदलाव करना। तो यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है। उसमें क्या किया गया है, तो दाल और जो चावल है उसको मिलाकर खाने लगा है, मतलब वो अनुकूलित हो गया है, या उसके स्कीमा एक अवधारणा बन गया है कि दाल है चावल है ना। अब उनको सब्जी वगैरह के साथ खिलाना चलोगे तो उसको भी क्या करेगा, वो धीरे से उनको समझने लगेगा। तब क्या होगा, वो उसको हम क्या करेंगे, या तो कह सकते हैं कि दाल की जगह अब आज सब्जी दिया गया है, अब उसमें परिवर्तन हुआ है तो वो समायोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुकूलित जो है वो सही आंसर है, ये गलत आंसर है। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने खालिस्तान किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें स्कीमा अवधारणा जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है, तो सामाजिकृत और अहं केंद्रित। तो ये जो आंसर है वो सही आंसर है इसका। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इंद्रियगामक अवस्था ये सम्मिलित है, पूर्व संक्रियात्मक सम्मिलित है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था सम्मिलित नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक ये सम्मिलित है। तो ये तीनों आंसर जो है गलत हो जाएंगे। ये उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जो है सम्मिलित नहीं है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है, तर्क करना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, निरीक्षण शक्ति का जो विकास होना, खोज करना, है ना। तो एक कौन सी स्टेज में होता है? 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। तो ये जो स्टार्ट होता है, विकास होता है, वो 11 वर्ष की आयु, मतलब 7 से 11 जो वर्ष है उस एज को बताया गया यहाँ पे। पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदीगामक अवस्था संयोजित करता है। पियाजे की विकास की अवस्था में संवेदीगामक अवस्था जो है वो समायोजित करता है किसको? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से। अब तार्किक रूप से संवेदी यहाँ पे बताया गया पियाजे के संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है। तो संवेदीगामक अवस्था जो होता है अनुकरण करना, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, ये जो है हमारा सही आंसर है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं को बांटा गया है 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। तो यहाँ पे फटाफट हमें आंसर पता होना चाहिए। 4 भाग में बांटा गया तो 4 पे टिक लगाइएगा। समायोजन
से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरे को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो ये जो आंसर है वो गलत है। आवश्यकताओं को क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ना, तो ये आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निर्धारक तत्व यहाँ पे सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा सामाजिक संचरण जो है वो क्या है, हमारा निर्धारक तत्व नहीं है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है, जो पियाजे जो है उन्होंने कहा तार्किक रूप से सोचना। तो तार्किक रूप से सोचना सेंसरी, मूर्त, प्रारंभिक और औपचारिक। तो ये औपचारिक जो संचालन प्रक्रिया है वो सही आंसर है इसका। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न अयोग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, निम्न अयोग्यता, विचारों की विलोमिता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंशों का प्रयोग। तो ये विचारों की विलोमता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण जो है ये पियाजे के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निम्न अयोग्यता द्वारा लक्षित होती है। किसके द्वारा लक्षित होती है, मूर्त में। तो ये हमको क्या करना है, इसका आंसर देना। तो ये किसके द्वारा होती है, तो फटाफट बताइए। और ये इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। अभ्यास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न से किससे संबंधित है? इंद्रिय गति से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे बोला गया है कि विकास की अवस्था जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल संकल्प एकेडमी लर्निंग हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे जो चैनल है संकल्प एकेडमी लर्निंग हब को उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।